Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start Social and Political Life, a new book. ठीक है. Today we are going to cover the chapter number 1, the Indian Constitution, part 1. देखो, इसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, ठीक है. तो इस तरीके का कुछ दिखता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक जो है वो इस तरीके का डॉक्यूमेंट है, ठीक है. लेट्स बिगिन. पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझना होगा. सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहा जाता है संविधान. तो संविधान होता क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है. डेट कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है. लीगल डॉक्यूमेंट मतलब एक तरीके की बुक है जिसमें लीगल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना है, वो काम कैसे करेगी, ठीक है. तो संविधान क्या बताता है? संविधान बताता है कि हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी उसके बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक किताब में लिखे हुए हैं. उस किताब का नाम क्या कहलाता है? संविधान, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस, ठीक है. और इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमो मीन्स पीपल और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट. तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल्स, बाय द पीपल, ठीक है. डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र. लोकतंत्र का मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एट लार्ज होल्ड द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नेंस. तो कौन रूल करता है डेमोक्रेसी के अंदर? लोग रूल करते हैं, ठीक है. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है. दिस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल कंस्टिट्यूट द गवर्नमेंट एंड undertake the constitutional responsibilities in order to achieve the ideals of the constitution, ठीक है. संविधान में जो भी लिखा हुआ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, तो उसको फॉलो करना पड़ता है. किसको? डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट होती है. और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, ठीक है, ये गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, ठीक है. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई हैं कि किस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी में काम किया जाता है, वो किस में लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. और उसको कौन फॉलो करता है? एक डेमोक्रेसी फॉलो करती है, ठीक है. आई होप कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और डेमोक्रेसी के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है. देखो, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक लीगल डॉक्यूमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. ज़्यादातर जो कंट्री हैं उनमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल कंट्रीज डैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हों, ठीक है. लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन सबके पास होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी एक संविधान, एक रूल्स की बुक सबके पास होनी चाहिए. जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है. डेमोक्रेटिक मतलब जो जिसमें डेमोक्रेसी होती है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं, ठीक है. The Constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basic. देखो, पहला क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है. पहला पर्पस क्या है? इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री that we as citizens aspire to live in. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो सारे रूल्स लिखे रहते हैं जो किसी भी एक आइडियल सिचुएशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. आइडियल सिचुएशन का मतलब किसी भी कंट्री में रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं.
तो हमें कैसे पता चलेगा अधिकारों के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा, ठीक है। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान ये बताता है कि एक देश के अंदर एक फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी किस तरीके की होती है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल वो शेयर सर्टेन बिलीव्स, ठीक है। अ कंट्री यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, जैसे इंडिया में बहुत तरीके की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, बहुत तरीके के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल वो शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़। तो जैसे जितने ज़्यादा डिफरेंट की कम्युनिटीज़ होंगी, ठीक है, उतने ही व्यूज़ अलग होंगे, उतने ही इशू ज़्यादा बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है इसमें, एक संविधान क्या हेल्प करता है? अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स बनाए गए हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर ये रूल्स लिखे हुए हैं कि किसी भी कंट्री में लोगों को किस तरीके से रहना है, ठीक है, और एक साथ मिलकर कैसे रहना है। प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं कि एक कंट्री को कैसे गवर्न करना है, किसी गवर्नमेंट को, और लोगों को कैसे रहना है वहाँ पर, ठीक है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड, ठीक है। ये सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये लोगों के लिए भी है, ठीक है। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं जिस तरीके से हम लोग रह सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और ये गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट किसी कंट्री को कैसे चलाएगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक सिंपल सी लाइन में समझना हो तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि किसी भी कंट्री में जो डिफरेंट लोग रह रहे हैं उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, और किसी कंट्री को किस तरीके से चलाना है तो गवर्नमेंट उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही किसी कंट्री को चलाती है। यहाँ पर एक मीटिंग दिखा रखी है, देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग है 1934 की, ठीक है। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी, किसकी, नेशनल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945 के बीच में। दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली फॉर इंडियन गेन्ड मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वेंड इन दिसंबर 1947। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या मतलब होता है, एक तरीके का पार्लियामेंट बनाया गया था, और दिसंबर 1946 में वहाँ पर ये मीटिंग भी हुई है। ये फोटोग्राफ है उस टाइम की, ठीक है। 1946 से लेके 1949 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बिल ड्राफ्ट किया था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। जो ये संविधान बनाया गया था ना, तो देखो इंडिया आज़ाद कब हुआ था, 1947 में। तो 1947 से पहले ही एक असेंबली बना दी गई थी, पार्लियामेंट बना दिया गया था, उसे उस टाइम पे बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 1946 में ही हो गया था ये, दिसंबर 1946 में। तो दिसंबर 1946 से लेकर 49 तक जो है वो पार्लियामेंट में जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था। संविधान, देखो संविधान किताब जैसी है ना, तो बुक की तरीके से इसे लिखना स्टार्ट कर दिया था, और नवंबर 1949 में ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था। फ्री फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the member of the Constituent Assembly approached this task with great idealism that the freedom struggle had helped produce. ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोटोग्राफ में तुम्हें जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो एड्रेस कर रहे हैं लोगों को इस मीटिंग में,
ठीक है। तो ये बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था नवंबर 1949 के अंदर, ठीक है। तो अब हम कुछ केस स्टडी करेंगे, जैसे कि नेपाल की। आज हम नेपाल की केस स्टडी करेंगे और तुम्हें मैं इसमें बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। देखो ये है नेपाल के कुछ पोस्टर्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। जो नेपाल के लोग हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। 1990 में हुआ था ये स्ट्रगल। डेट इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स अंटिल 2002, ठीक है। तो इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of the government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. The agreement signaled to the large public an imminent return to the democracy and peace. तो देखो 1990 से ही वहाँ पर क्या था, देखो नेपाल के अंदर 2006 से पहले कौन सी क्या था, वहाँ पर थी मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम मतलब राजाशाही थी, ठीक है। तो जो यहाँ के लोग थे वो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। लोग अपने नेता को चुनते हैं, तो वो क्या लाना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सारे दंगे किए। उस टाइम पर राजा हुआ करते थे, उनके जो राजा थे वो थे ज्ञानेंद्र, ठीक है। उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे दंगे हुए और 2006 में आते आते जो नेपाल है वो डेमोक्रेसी बन चुका था। दिस गेनिंग एमेंस दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन एमेंस फोर्सेस। It repeatedly refused the small concession that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament, asked the political parties to form a government. तो 2006 में देखो ये जो राजा थे इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि वहाँ पर वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी ना आए, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूर हो जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे हमेशा, ठीक है। बहुत सारे दंगे हो रहे थे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर था। तो इसके कारण अप्रैल 2006 में उन्होंने इलेक्शंस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए मंजूरी दी और फिर इलेक्शंस हुए और जो पार्लियामेंट है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और एक नई गवर्नमेंट आ गई, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई। कब आई, 2006 में, ठीक है। इन 2007 नेपाल एडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, और 2007 के अंदर फिर उन्हें एक एंट्रिम का मतलब होता है टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। द अबव फोटो शोज सीन फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट इन डेमोक्रेसी इन 2006। और ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये 2006 की हैं, ठीक है। 2006 की फ़ोटोग्राफ्स हैं जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो देखो ये जो प्रोटेस्ट है, अब हम पूरा डिटेल में समझ रहे हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, एंटरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन अ रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल एंड अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, ठीक है। तो नेपाल कहाँ पर है, इंडिया के जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर नेपाल पाया जाता है। अनटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की। तो मैंने बताया कि 2006 से पहले नेपाल क्या था, मोनार्कियल सिस्टम था, ठीक है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। जो 1990 से जो देखो 1990 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेपाल के अंदर, लेकिन सारी पावर्स किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, कौन सा सिस्टम चल रहा था, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। इन 2006 दे फाइनली सक्सेडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग, ठीक है। तो 2006 तक लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स किए और 2006 में जाके उन मूवमेंट्स को एंड हुआ और डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है।
और जो राजाशाही थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। तो इसी कारण से जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ख़त्म कर दिया गया, ताकि एक डेमोक्रेसी के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके, एक नया संविधान बनाया जा सके। क्योंकि देखो पुराना जो संविधान था उसमें सारी पावर्स किसके हाथ में थी, वो सारी पावर्स राजा के हाथ में थी। और डेमोक्रेसी में पावर्स किसके हाथ में होती है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके हाथ में होती है। द रीज़न डैट दे डू नॉट want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they wanted Nepal to be and they have fought for। क्यों वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्यों ख़त्म किया था, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इसलिए मना कर दिया था या ख़त्म कर दिया था और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो इस वजह से क्योंकि जिस तरीके का आइडियल कंट्री नेपाल बनना चाहता था वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो अगर वो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन वापस से ले लेते तो उसमें तो सारी पावर्स तो राजा के पास थी, तो फिर से वही बात हो जाती, तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं। इसी कारण से उन्होंने पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पुराना संविधान को ख़त्म कराया और एक नया संविधान लिखवाया गया, ठीक है। As in the game of a football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether। देखो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है गेम ऑफ फुटबॉल का। जैसे कि एक गेम ऑफ फुटबॉल में अगर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को आप अगर चेंज कर दोगे तो पूरी तरीके से रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट किस तरीके से चेंज हो गई नेपाल के अंदर, वो हुई मोनार्की से लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कंस्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अश्योर अ न्यू सोसाइटी। और ये क्यों चेंज किए गए रूल्स, ताकि एक नई सोसाइटी बनाई जा सके एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ। That is why the people of the Nepal are in the process of writing a new constitution for the country। The caption alongside elaborate Nepal's struggle for democracy। ठीक है, तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया, ताकि लोग एक डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें और उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जा सकें। The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system। देखो constitution का दूसरा पर्पस होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, उसका क्या नेचर होगा, वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। क्योंकि संविधान के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं कि किसी भी एक कंट्री को चलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले संविधान में कौन नेपाल को चला रहा था, राजा चला रहा था और उसके मिनिस्टर्स चला रहे थे जो उसने अपॉइंट किए हुए थे। इन कंट्रीज डेट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जिसने अभी अडॉप्ट किया था, जैसे नेपाल पहले राजाशाही में था, अब क्या था, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे पॉलिटी भी कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। अगर कोई भी डिसीजन लेना है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर भी रूल्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, ठीक है, डिसीजन लेना होगा। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो डैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। अपने रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों चुनते हैं, ताकि उनके बिहाफ पे डिसीजन कौन ले, वो रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि हम लोग किसको चुनते हैं, एमएलए को, एमपीज़ को। ये हमने पढ़ा था कि एमएलए और एमपीज़ क्या होता है। एमएलएज होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी तरीके से एमपीज़ होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम ये क्या है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने इन्हें वोट देके चुना है, तो हम उन्हें इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी बात रख सकें पार्लियामेंट के अंदर। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and constitution usually provides safeguard against this।
तो देखो, जिसको हमने चुना है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनको वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सकें, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे हुए हैं, उनको उन रूल्स के साथ ही चलना होगा ताकि वो मिसयूज़ ना कर सकें अपनी अथॉरिटी का। ठीक है, तो कोई भी इनजस्टिस ना हो इस वजह से। देखो यहाँ पर एक केस दिखाया हुआ है, एक इनजस्टिस का केस दिखाया हुआ है। सुरेश इन द क्लासरूम सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ बुली, वो सबको बुली करता है, तंग करता रहता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और उसको ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क, जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचर्स को जाना पड़ जाता है अर्जेंटली, तो ऐसे ही मिसेस राव को क्लास से बाहर जाना पड़ा। शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, उसने क्लास मॉनिटर को बुलाया और बोला कि आप माइंड करो क्लास को। सुरेश स्टार्टेड पिकिंग ऑन अनिल, और जो सुरेश है वो अनिल को तंग करने लगा। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, अनिल मैं तुम्हारी शिकायत मैडम से करूँगा। बट व्हाट आई हैव डन, अनिल बोलता है कि पर मैंने किया क्या है। वैन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव वापस आती हैं क्लास के अंदर, मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, मैम जब आप क्लास से बाहर थी, तो क्लास मॉनिटर जो था सुरेश, वो मैम को बताता है कि जब आप क्लास से बाहर थी तब अनिल जो था वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। ही वुड नॉट लिसन टू मी, और वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। अनिल, you will have to stay back after school today and write I will not disobey the class monitor 100 times। तो जो क्लास टीचर होती हैं वो अनिल को पनिश करती हैं और ये बोलती हैं कि आपको क्लास के बाद मतलब स्कूल के बाद रुकना होगा और 100 बार ये लिखना होगा कि मैं कभी भी डिसओबे नहीं करूँगा क्लास मॉनिटर को। ठीक है, मैं उसकी बात पूरी तरीके से मानूंगा और मैं कभी भी उसकी बात नहीं मना करूँगा। तो ये आपको बार बार लिखना है, कितनी बार, 100 टाइम्स। बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग, पर देखो अनिल की बात नहीं सुनी गई, अब वो बोलता है कि नहीं मैंने मैम ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हम ये क्यों देख रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम्पल से ये समझ रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक है, उसका भी पक्ष रखा जाना चाहिए। In a democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authorities। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स यानी इस तरीके के रूल्स बनाए जाते हैं कि कोई भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना कर सकें। ठीक है, तो हमें इससे ये बात समझ में आती है। तो देखो दलित वाला केस भी इन्होंने बताया हुआ है, क्लास 7th की बुक में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर हम वापस नहीं जाएंगे। तो हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सनस एंड सेज दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सारे लोगों को गारंटी करता है कि सारे लोगों को राइट टू इक्वलिटी होगा, सबको क्या होगा, राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, किसी को भी आप किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करोगे, किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करोगे। रिलीजन यानी अगर तुम्हारे रिलीजन का कोई इंसान नहीं है तो उसके साथ तुम भेदभाव नहीं करोगे। कोई तुम्हारे अगर तुम मतलब काले गोरे में कोई भेद नहीं होगा, कास्ट का कोई भेद नहीं होगा, जेंडर का कोई भेद नहीं होगा और प्लेस ऑफ बर्थ का कोई भेद नहीं होगा। तो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि तुम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, और सारे लोगों को इक्वल अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या बताता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल। ठीक है, इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू इक्वालिटी हमें दिया हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू इक्वालिटी कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है।
तो अभी हम ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव का मीनिंग होता है फंडामेंटल, ठीक है। और एक एग्जांपल देना है हमें, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स का क्या मतलब होता है। देखो, फंडामेंटल रूल्स उनका क्या मीनिंग होता है। अ फुटबॉल शुड नॉट टच द बॉल हिज हैंड। एक फुटबॉलर कभी भी बॉल को हाथ से नहीं पकड़ सकता। तो ये क्या हुआ, ये रूल हुआ। तो ये इस रूल को क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, ठीक है। क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। तो ये एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल का। वाई डू द पीपल ऑफ नेपाल वॉन्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेपाल के लोग थे वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाना चाहते थे, वो नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाना चाहते थे। देखो, बिकॉज द कंट्री बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जब नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आया तो इट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। वो अपने सारे पुराने रूल्स को चेंज करना चाहता था इन ऑर्डर टू अशर अ न्यू डायनेसिटी, ताकि एक नई डायनेसिटी शुरू की जा सके, एक नया एरा शुरू किया जा सके। इस कारण से वो चाहते थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।